हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से आपको प्लस वन की फिज़िक्स जो है वो कंटिन्यू करवा रहा हूँ। तो अपने चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं पढ़ रहे थे, और इसके अंदर अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर अपने कुछ परिभाषाएँ पढ़ रहे थे। परिभाषाओं के अंदर अपने समान सदिश की, विपरीत सदिश की, असमान सदिश की, शून्य सदिश की, सहरेखीय सदिश की, समकोणिक सदिश की, एकांक सदिश की, इन सब की परिभाषाएं जो है वो अपने देख चुके थे। एक अपने बिल्कुल लास्ट में जहाँ वीडियो ख़त्म हो रहा था वह मैं आपको शून्य सदिश के बारे में बता रहा था, तो ये आपको बता देता हूँ। देखो, ये अपना चैप्टर सेकंड है, जिसके अंदर अपने प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो आपने जो चैप्टर पढ़ा है भौतिक जगत एवं मापन, जिसके अंदर आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो भौतिक जगत के बारे में, एक पढ़ा था आपने मापन के बारे में। एनसीईआरटी में इन्हें दो अलग अलग चैप्टरों में दिया गया है। जो शुरुआत का आपका चैप्टर है उसके अंदर भौतिक जगत के बारे में बताया है, और फिर मापन और मात्रक के बारे में उसने सेकेंड चैप्टर में बताया है। और अगर बेसिक की बात की जाए तो ये किसी भी चैप्टर में हो, अगर हो तो भी ठीक है, अगर किसी चैप्टर में ना भी हो तो भी आपको ये जो जितने वीडियोज़ अपने देखे हैं इन सबको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं। अगर आप इन्हें नहीं देखोगे तो आगे जो आप लोग फिजिक्स पढ़ोगे इनके बिना आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अपने ये सेकंड चैप्टर के अंदर ही आ जाता है सब कुछ जो अपने पढ़ रहे हैं ये। और आपकी जो आरबीएससी की बुक्स थी, जो पुरानी बुक थी, उसके अंदर ये चैप्टर सेकंड के अंदर है, जिसके अंदर ये प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाओं के नाम से टॉपिक जो है वो दिया गया है। ठीक है, अब अपने शून्य सदिश के बारे में आपको बता देता हूँ। इतना तो मैंने आपको बता दिया था कि शून्य सदिश वो होता है जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, यानी जिस सदिश का परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण शून्य हो, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपके पास में कोई सदिश ए वेक्टर है, ठीक है, अगर आप लोग इसके अंदर इसका विपरीत सदिश जोड़ देते हो, यानी ए वेक्टर के साथ में आप लोग क्या कर देते हो, माइनस का ए वेक्टर जो है उसे जोड़ देते हो, तो ए वेक्टर में माइनस का ए वेक्टर जोड़ोगे तो ये माइनस में ही आएगा, और टोटल रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, शून्य सदिश है। इसके अलावा अगर आप लोग ए वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी आपको क्या प्राप्त होता है, शून्य सदिश जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपने कुछ एक बातें हैं शून्य सदिश के बारे में। और इसके अलावा अपने लगभग सभी सदिश जो है वो पढ़ चुके हैं। एक मैं आपको थोड़ा एकांक सदिश के बारे में बता देता हूँ फिर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सदिश अपने काम में आएगा वो एकांक सदिश ही आएगा। और एकांक सदिश को अपने आर कैप से लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर, या फिर यहाँ आप क्या करोगे, वेक्टर और मोड लगा दोगे, यानी इसे ये लिख सकते हो। जिस सदिश का परिमाण एकांक होता है उसे क्या बोला जाता है, एकांक सदिश बोला जाता है। देखो, एकांक सदिश को अपने दिशा बताने के लिए काम में लेते हैं, दिशा बताने के लिए काम में लेते हैं। दिशा कैसे बताएंगे, आप लोग जैसे जैसे आगे के टॉपिक पढ़ते जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एकांक सदिश जो है वो किस प्रकार से अपने काम आता है। पर ध्यान रखना, एकांक सदिश का फॉर्मूला लिखते हैं सदिश बटे सदिश का परिमाण। ये किसका सूत्र है, आपके पास में एकांक सदिश का सूत्र है। किसका सूत्र है ये, एकांक सदिश का। ठीक है, तो सदिश बटे सदिश का परिमाण आर कैप से अपने इसे लिख देते हैं। तो इन कुछ एक बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है। एक आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो समकोणिक एकांक सदिश है वो अपने इन्हें लेते हैं, जैसे ये x, ये y, ये z, ये o। तो x दिशा में तो i कैप, y दिशा में j कैप, और z दिशा में k कैप। ठीक है, ये तीनों जो है स्मॉल i, स्मॉल j और स्मॉल k, ये तीनों अपने पास में जो है वो एकांक सदिश होते हैं, जो क्रमशः x, y और z दिशाओं के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब देखो, अब अपने पढ़ते हैं कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिश। ठीक है, तो अब जो अपना टॉपिक है वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश। देखो, अपना टॉपिक है कार्तीय निर्देशांक पद्धति में सदिश लिख देता हूँ, वो अपने आगे बात कर लेंगे एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय की, कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में अपने सदिश को कैसे दर्शाते हैं। देखो, कार्तीय निर्देशांक पद्धति आप लोग जानते हो, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर कुछ ये होता है, इसके अंदर 3 अक्ष होते हैं
एक्स, वाई और जेड। कार्तीय निर्देशांक पत्ती के अंदर कितने एक्स होते हैं? 3 एक्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तीनों अक्ष जो है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे ये एक्स एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और ये तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ये तीनों जिस बिंदु पर काटते हैं उसे अपने बोला जाता है इसका मूल बिंदु। अपने जिस भी पॉइंट की स्थिति को व्यक्त करेंगे वो अपने इस मूल बिंदु के सापेक्ष व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो कार्तीय निर्देशांक पत्ती के अंदर 3 एक्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक इनका मूल बिंदु ओ होता है जहाँ पर ये तीनों आपस में क्या करते हैं? काटते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आई कैप, जे कैप और के कैप इसके अंदर अपने पास में क्या होते हैं? एकांक सदिश होते हैं। जैसे आपके पास में कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी की जो पोजीशन है वो अपने किसके सापेक्ष व्यक्त करती है? ओ के सापेक्ष व्यक्त करते हैं। इसे अपने आर वेक्टर से लिख सकते हो आप लोग। एक तो तरीका रहेगा, आप लोग बोलो ओ पी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, इसे दर्शाने का तरीका रहता है। दूसरा आप लोग बोल सकते हो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इस प्रकार भी अपने इसे बता सकते हैं। और ये त्रिविम के अंदर अपनी आकृति होती है। जैसे यदि आप लोग इसे नीचे की ओर मिला दो तो ये कुछ इस प्रकार से इससे मिल जाएगी, इस तरीके से जो ये तीनों अक्षों से जाकर के मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने इसे इस प्रकार से दर्शा सकते हैं और इसे कोई अपने नाम लिख दें, जिससे क्यों मैंने नाम लिख दिया। तो ये इसे दर्शाने का एक तरीका होता है। और यहाँ से यदि इसे मिलाएं तो इस प्रकार से अपने इसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इसे दर्शाने का बस एक तरीका है। अब अपने बात कर लेते हैं एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिशों की। सबसे पहले एकविमीय सदिश देखो, सबसे पहले अपने इसमें एकविमीय सदिश देखते हैं, फिर द्विविमीय और फिर त्रिविमीय। जो सदिश किसी एक रेखा के अनुदिश हो, जो सदिश किसी एक रेखा के अनुदिश हो, उसे अपने कौन सा सदिश बोला जाता है? एकविमीय सदिश बोला जाता है। कार्तीय निर्देशांक पत्ती में जैसे आपको दर्शाना हो उसे, तो ये y आएगा, ये x है और ये z है, ये मूल बिंदु O है, ठीक है। अगर आप लोग एकांक इसकी एकविमीय सदिश की बात करते हो तो एकविमीय सदिश जैसे अगर x की दिशा में हो तो उसे क्या लिखा जाएगा? आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप। बाकी इसके मान जो वो क्या आएंगे? 0 0 आएंगे। तो ये इसे दर्शाने का एक तरीका रहता है। अगर इसी प्रकार ये y दिशा में हो, कौन सी दिशा में हो? y दिशा में हो, तो इसे आप फिर किस प्रकार से दर्शाओगे? इस तरीके से दर्शाओगे, y और j के, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से लिख दोगे, आर वेक्टर इक्वल y j के। और अगर आप लोग इसे यहाँ बना देता हूँ, z दिशा में दर्शा रहे हो, यहाँ तक शायद ठीक है आपको दिख रहा है, x, y और z। अगर z दिशा में आप लोग दर्शा रहे हो तो इसे क्या लिखोगे? आर वेक्टर इक्वल z k के, z k के। ये इसे लिखने का तरीका रहता है, x में, y में और z दिशा में अगर आपके पास में एकविमीय सदिश हो। एकविमीय के बाद में अपने बात कर लेते हैं द्विविमीय की, कि अगर द्विविमीय सदिश आपको दर्शाना हो तो किस प्रकार से दर्शाओगे? देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विविमीय सदिश का क्या मतलब है। तो जो आपका द्विविमीय सदिश है, जो यहाँ लिख देता हूँ, जो द्विविमीय सदिश होता है ये वो सदिश होता है जो एक तल में स्थित होता है। द्विविमीय सदिश, तो ये वो सदिश होता है जो एक तल में स्थित होता है। देखो, आपके पास में एक तो था एकविमीय। एकविमीय तो वो होगा जैसे किसी एक रेखा के अनुदिश हो, तो वो कौन सा होगा? एकविमीय हो गया। द्विविमीय कौन सा हो गया? द्विविमीय वो हो गया जो किसी एक तल में स्थित हो। जैसे अगर कोई कण इस बोर्ड पर स्थित है, ठीक है, तो ये बोर्ड किस प्रकार का है? ये द्विविमीय है, ठीक है। दो प्रकार की इसकी विमा हो सकती है, एक x बोल सकते हो, एक आप लोग इसे y बोल सकते हो। तीसरी इसकी दिशा नहीं है, z दिशा नहीं है। अगर त्रिविमीय हो तो त्रिविमीय के लिए जरूरी होता है कि अपना कण जो है वो कहाँ स्थित हो? एक आकाश में स्थित हो, ठीक है। आकाश की किसी एक पॉइंट पर हो। जैसे अगर इस जगह कोई एक पॉइंट, इस जगह अगर कोई एक पॉइंट है तो वो त्रिविमीय सदिश होगा, क्योंकि उसकी 3 विमाएं आप लोग लिख सकते हो, x में, y में और z में, ठीक है। तो तल में होगा वो द्विविमीय, आकाश में होगा वो त्रिविमीय, और जो एक रेखा के अनुदिश होता है वो एकविमीय। अपने बात कर रहे हैं द्विविमीय सदिश की। द्विविमीय सदिश कौन सा होता है?
जो एक तल के अनुदिश होता है। ठीक है, जो सदिश एक तल के अनुदिश होता है वो कौन सा होता है? वो द्विविमीय सदिश होता है। ठीक है, जैसे ये लिख दिया आपने, ये O है और ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, द्विविमीय सदिश की बात कर रहे हैं तो मान लिया अपना जो पॉइंट है P वो कहाँ है? इस पॉइंट P पर है। अगर यहाँ वो है तो X का मान Y का मान तो होगा और Z का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार का सदिश होगा? आपके पास में द्विविमीय सदिश होगा। इसके अंदर X का मान होगा, Y का मान होगा और Z का भी आपके पास में मान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? द्विविमीय सदिश को दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका द्विविमीय सदिश आ गया। इसके अलावा आपके पास में जैसे पीछे वाले में कंडीशन बनी थी उसके तरह यहाँ भी कंडीशन बन सकती है। जैसे इस और होता तो आपके पास में सिर्फ Y और Z होता, ये x0 होता, इस और होता तो आपके पास में x और z होता और y वाला घटक जो आपका कितना होता? 0 होता। यहाँ कौन सा है? यहाँ ये वाला जो घटक है क्या है? 0। इसी प्रकार अगर आपको और दर्शाना हो, जैसे अब देखो, अगर आप यहीं पर दर्शाना चाहो इसे तो आप क्या कर सकते हो? इसे थोड़ा आगे घुमा सकते हो। कैसे? यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो और यहाँ z लिख दो। यानी आपने क्या कर दिया? इसे 90 डिग्री से आगे घुमा दिया। तो अब यहाँ जो आएगा, उसे आप देख सकते हो। क्या x है? बिल्कुल, यहाँ x है तो x आएगा। क्या y है? नहीं है, y तो इस ओर है तो मान 0 आएगा और कौन आएगा? z आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया? x 0 और z है। इसी तरीके से आपके पास में होता, यही बना देता हूँ चलो, और आप इसे 90 डिग्री आगे और घुमा देते तो z यहाँ पहुँच जाता, x यहाँ आ जाता और y इस पोजीशन पर होता। ये मूल बिंदु O होता। अब देखो, क्या यहाँ x है? नहीं है, 0। क्या y है? बिल्कुल। क्या z है? बिल्कुल है। तो ये इसकी पोजीशन हो जाती। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? द्विविमीय सदिशों को दर्शा सकते हो। यहाँ कौन 0 है? यहाँ जो z है वो 0 है, यहाँ y 0 है, यहाँ x 0 है। ठीक है, इसी डायग्राम में देखो तो अगर कण यहाँ है तो x और y है, अगर यहाँ है तो y है और z है, अगर यहाँ है तो x है और z है। ठीक है, ये अपने दर्शाने का एक तरीका होता है द्विविमीय सदिश को। अब अपने लास्ट बात कर लेते हैं त्रिविमीय सदिश की, कि त्रिविमीय सदिश जो होता है उसे अपने किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, ऐसे एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि एक विमीय द्विविमीय क्या होता है, आपको इनका पता होना ज़रूरी है। कोई डायग्राम होगा उसके अंदर आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय सदिश बनाना पड़ जाए। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा आपसे कि द्विविमीय सदिश को बनाइए। तो तीसरा जो यहाँ पर है वो है त्रिविमीय सदिश। त्रिविमीय सदिश, देखो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि +1 की जो फिजिक्स है इसके अंदर आपको टॉपिक ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में आए वही पढ़ने हैं, जो बुक में दे रखे हैं वही पढ़ने हैं। आपको जितने टॉपिक है उन सब टॉपिक के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है। जैसे अपने ए वेक्टर लिखा है, आर कैप लिखा है या किसी का मोड लगा करके लिखा है तो उन सब का मतलब क्या है। तो त्रिविमीय सदिश की बात की जाए तो जो एक आकाश में स्थित होता है, जो कण या जो सदिश, अपने सदिश की बात कर रहे हैं तो सदिश बोल देंगे। जो सदिश आकाश में स्थित होता है वो कौन सा सदिश होता है? त्रिविमीय सदिश होता है। या त्रिविमा के अंदर जो सदिश होता है वो कौन सा होता है? त्रिविमीय सदिश होता है। बिल्कुल सबसे पहले हम लोगों ने जो बनाया था वो कौन सा सदिश था? वो त्रिविमीय सदिश ही था। ठीक है, जैसे x, y और z, और यहाँ अगर वो होगा तो वो क्या होगा? p तो यहाँ आएगा x, y और z। ठीक है, आप लोग इसे मिला दो इस तरीके से, ये ठीक है। ये जो आपका सदिश बन गया, ये क्या बन गया? त्रिविमीय सदिश बन गया। देखो, ये जो दूरी है अपनी x आएगी, ये y आएगी और ये जो दूरी है वो z आएगी। ठीक है, इनको कोई नाम लिख सकते हो, जैसे p आ गया, q आ गया, r लिख दिया, s लिख दिया और t लिख दिया। ये अपना o है और ये OP वेक्टर अगर लिखोगे तो r वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तरीका रहता है त्रिविमीय सदिश को दर्शाने का। ठीक है, देखो ये जो आपका कमरे का जो आपका कोने वाला भाग होता है जहाँ आप मूल बिंदु O मान सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपके 3 दीवारें जो है वो देख सकते हो आप लोग। एक तो दीवार इस तरफ जो आएगी, एक दीवार जो
ये होगी, और एक दीवार जो बिल्कुल नीचे की ओर होगी, ठीक है, जिसे आप लोग इसका फर्श बोलते हो। तो एक फर्श हो गया और साथ में दो क्या होगी, उसके दीवारें होगी। ये तीनों जो फलक है या जो तीनों जो सतह है वो मिलकर के क्या कर रही है, इसका निर्माण कर रही है। तो जैसे सामने O, फिर अपने एक साइड X, फिर एक साइड Y और एक साइड क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। अगर सामने इस जगह अगर कोई आपके पास में पॉइंट स्थित है, जैसे यहाँ कौन स्थित है, यहाँ P स्थित है, यहाँ मान लो कौन स्थित है, पॉइंट P स्थित है, तो मैं इसे यहाँ से देख करके क्या करूँ, बिल्कुल सीधा नीचे की ओर एक लाइन खींच दूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे की ओर एक लाइन को खींच दिया, तो वो लाइन जो मैं खींच रहा हूँ वो बिल्कुल कहाँ आ रही है, पॉइंट Q पर आ रही है। अब ये आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, पर रियल में ये यहाँ है, ठीक है। ये आपको जो ऐसे दिख रहा है ये इस तरीके से है। तो अगर ऐसे तो बनाता तो आपको Z दिखता नहीं, और Z जो है ना वो इसके अनुदिश इस प्रकार से है, सामने से। जैसे ये मार्कर आपको दिख नहीं रहा है, अगर इसे सामने से बिल्कुल रखें तो इस प्रकार जो है ना वो कौन है, वो Z है, ठीक है। तो इस Z के अंदर इसे बिल्कुल सीधा इस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो त्रिविम के अंदर आपको ये इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपने पॉइंट P से इसे क्या किया, बिल्कुल सीधा मिलाया, और जहाँ ये फर्श पर मिल रहा है ना उससे आपने दो लाइनें खींची है। एक लाइन तो आपने XX की ओर बढ़ा दी, और एक लाइन आप लोगों ने जो आपका ZX है उसकी ओर बढ़ा दी, उससे इस प्रकार का डायग्राम जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने किस प्रकार का सदिश होता है, ये त्रिविमीय सदिश होता है। तो इस प्रकार अपने एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिशों को दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो अपने टॉपिक आता है वो अपने नया टॉपिक शुरू होता है, जिसके अंदर अपनी बात करते हैं सदिशों के संयोजन की, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक है सदिशों का संयोजन। देखो अपना टॉपिक है सदिशों का संयोजन। सदिशों के संयोजन के लिए अपने सबसे पहले ग्राफीय विधि की बात करते हैं कि ग्राफीय विधि के द्वारा अपने सदिशों को किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो विधि आती है वो आती है ग्राफीय विधि, ठीक है। देखो ग्राफीय विधि में क्या होता है, ग्राफीय विधि के अंदर अपने कुछ एक रूल को काम में लेना पड़ता है। जैसे सबसे पहले अपने 3 रूल जो है उनकी बात करते हैं। एक तो अपने यहाँ पर बात करेंगे कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो सदिश राशियाँ होती है, जो सदिश राशि होती है उसके अंदर अपनी जोड़ या घटाव जिसका करते हैं वो किस प्रकार की राशि होनी चाहिए, वो सदिश राशि ही होनी चाहिए। यानी सदिश के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, केवल सदिश को ही जोड़ सकते हो, यानी सदिश में सदिश का जोड़ किया जा सकता है, सदिश के अलावा अन्य राशि का आप लोग जोड़ जो है वो नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सदिश के अंदर अपने सिर्फ किसे जोड़ते हैं, सदिश को ही जोड़ते हैं। दूसरा, इनको जोड़ या घटाव से जो आपको राशि प्राप्त होती है वो किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो सदिशों के जोड़ से आपको किस प्रकार की राशि प्राप्त होती है, सदिशों के जोड़ से आपको सदिश राशि ही प्राप्त होती है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप लोग सदिश का जो सदिश राशि है उसका बिना परिमाण और दिशा बदले, यानी ना तो आपको परिमाण बदलना है और ना ही आपको दिशा बदलनी है। तो सदिश राशि का बिना परिमाण और बिना दिशा बदले आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं भी स्थानांतरण कर सकते हो, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी आपको सदिश राशि को समांतर विस्थापित कर देना है। कैसे, जैसे ये देखो यहाँ ये एक सदिश राशि है, मैंने आपको कल बताया था सदिश को दर्शाने का तरीका, उसमें मैंने आपको बताया था कि सदिश राशि को अपने एक सीधी लाइन खींचते हैं, उस लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, और लाइन जो होता है उसके आगे क्या करते हैं, एक नोक बनाते हैं, यानी अपने एक तीर की आकृति बनाते हैं, ठीक है, या अपने वेक्टर जिसे बोलते हैं या तीर जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा अपने क्या करते हैं, इसे दर्शाते हैं। तीर का जो आगे का सिरा होता है, शीर्ष, वो किसको प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है, और इसकी जो पूंछ वाला सिरा है वो किसको प्रदर्शित करता है, प्रारंभिक बिंदु को प्रदर्शित करता है। और इस तीर की लंबाई जो है वो क्या प्रदर्शित करती है, परिमाण को प्रदर्शित करती है। तो इस सदिश की जो लंबाई है वो परिमाण को प्रदर्शित कर रही है, ये नोक दिशा को प्रदर्शित कर रही है, और ये प्रारंभिक बिंदु को प्रदर्शित कर रही है। अपना रूल क्या बोल रहा है, अपना रूल बोल रहा है कि सदिश राशि का बिना परिमाण और दिशा बदले आप लोग त्रिविम में उसे कहीं भी विस्थापित कर सकते हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसकी जो लंबाई है, जैसे O और A आप लोग मानो, तो OA लंबाई को बिना बदले आप लोग इसे कहीं भी भेज सकते हो, पर ध्यान क्या रखना है, साथ में दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। दिशा नहीं बदलने का मतलब हुआ कि आप लोग इसे समांतर रखते हुए
यानी आप लोग इसे समांतर रखते हुए कहीं भी विस्थापित कर सकते हो। जैसे ओ ए वेक्टर यहाँ है, आप लोग इसे इस जगह भी लेकर के आ सकते हो, पर ध्यान क्या रखना है, अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो इसे भी आपको 5 सेंटीमीटर का ही रखना है। यहाँ से आप लोग इसे यहाँ भी लेके जा सकते हो, पर ध्यान आपको फिर से वही रखना है, लंबाई इसकी यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी लंबाई क्या रहनी चाहिए, 5 ही रहनी चाहिए। दूसरा, ये समांतर रहने चाहिए, ये नहीं है कि आपने इसे थोड़ा आगे पीछे कर दिया या इसकी दिशा जो है उसे बदल दिया। दिशा यहाँ पर क्या रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। जैसे इसकी दिशा जो है वो किस ओर है, सामने की ओर है, तो ये देखो इसके बिल्कुल क्या है, समांतर है। पर ध्यान क्या रखना है आपको कि इसका परिमाण भी नहीं बदलना चाहिए। जो लंबाई मैंने बड़ा तीर बना दिया था वो गलत है, तो आपको बड़ा तीर नहीं बनाना है। तीर बिल्कुल जितना आपने यहाँ ले रखा है उतना को उतना रखना है, दिशा आपको बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। यानी आप लोग समांतर आकाश में किसी सदिश राशि को या सदिश को विस्थापित कर सकते हो बिना परिमाण और दिशा बदले, इससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन 3 नियमों को आप लोगों को ध्यान रखना है। एक तो इनके जोड़ या घटाव से जो राशि आपको प्राप्त होगी वो किस प्रकार की राशि प्राप्त होगी, वो आपको एक सदिश राशि प्राप्त होगी। यहाँ देखो कि आप लोग 2 समान प्रकार की जो राशि है उन्हीं को जोड़ सकते हो, ठीक है। जो समान प्रकार की राशि है उन्हीं को जोड़ सकते हो, सदिश में सदिश जोड़ सकते हो। साथ में आपको ये भी बताना है कि जो समान प्रकार की राशि को व्यक्त कर रही है आप लोग केवल उन्हीं को जोड़ सकते हो। जैसे बल के अंदर आप लोग केवल बल को जोड़ सकते हो। जैसे एफ वेक्टर यानी बल की अगर बात की जाए तो बल के अंदर आप लोग उन्हीं को लिख सकते हो जो बल को दर्शा रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले या वो सूत्र जिनको आप सदिश रूप में लिख चुके हो वो सभी किसके होने चाहिए, बल के होने चाहिए, ठीक है। यानी बल के साथ में केवल बल को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये नहीं है कि बल में से आप लोग किसी अन्य राशि को घटा दो और परिणामी आप लोग प्राप्त कर लो, ठीक है। बल में बल जोड़ोगे तो परिणामी बल प्राप्त होगा, बल में से बल घटाओगे तो भी आपको परिणामी बल प्राप्त होगा। ये नहीं है कि बल में से आप लोग क्या कर रहे हो, वेग को घटा रहे हो और आप कुछ और प्राप्त कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको जो राशि आपके साथ में है उसी के जैसी राशि आपको उसमें जोड़नी या घटानी है, और उससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो उसके जैसा ही परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा सदिश रूप में, ठीक है। तो ये 3 रूल है जो आपको ग्राफीय विधि के अंदर ध्यान रखने। देखो सदिशों के संयोजन की विधियाँ, सदिशों के संयोजन की विधियों के अंदर आपकी जो सबसे पहले आती है जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है त्रिभुज की विधि या त्रिभुज का नियम, जिसे अपने बोलते हैं त्रिभुज का नियम। इसे अपने बोलते हैं त्रिभुज का नियम। तो अपने इसके अंदर क्या काम में लेंगे, त्रिभुज का जो नियम है उसे काम में लेंगे, ठीक है। देखो त्रिभुज का नियम अपने को क्या बताता है। त्रिभुज का नियम आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूँ मैं साथ के साथ। जैसे 2 सदिश हैं, एक ओ ए और एक आपके पास में, पहले नियम बता देता हूँ। देखो त्रिभुज का नियम अपने को ये बोलता है कि यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा, त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी या परिणामी सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी, परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, ठीक है। देखो अपने इसका नियम, त्रिभुज का नियम क्या बोलता है कि यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ये आपके पास में क्या है, त्रिभुज का नियम है। बात समझ में आई। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज का नियम कहता है कि यदि 2 सदिशों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है, ठीक है। देखो अगर अपने डायग्राम के साथ में बात की जाए, जैसे इस नियम को अगर अपने को लागू करना हो तो इसका तरीका क्या रहेगा, तो अपने इसकी विधि की बात कर लेते हैं और साथ के साथ अपने इसका जो डायग्राम बनता है वो डायग्राम भी आपको बता देता हूं। जैसे देखो आपको बोल दिया गया है कि आपके पास में 2 सदिश है,
आपको बोल दिया कि आपके पास में दो सदिश है, एक तो है ओ ए, ठीक है, और एक मान लिया आपके पास में है ओ बी। ये दो सदिश आप लोगों को दे दिए, या आपको सीधा देखो ये बोल दे कि एक सदिश आपके पास में पी वेक्टर है और एक सदिश आपके पास में क्यू वेक्टर है। आपको बोल दे कि परिणामी सदिश जो है वो ज्ञात कीजिए इस विधि के या इस नियम के द्वारा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि अपने ये नियम बोल रहा था कि त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए। तो देखिए ये क्या है, इस शीर्ष त्रिभुज के अंदर अपने नियम लगा रहे हैं। तो आपके पास में ये सदिश है, ये इस सदिश की क्या है, पूंछ है, और ये इसका क्या है, शीर्ष है। इसी प्रकार ये इस त्रिभुज का शीर्ष है और ये इस त्रिभुज, ये सॉरी त्रिभुज नहीं सदिश है, त्रिभुज तो अपने आगे आएगा। तो आपके पास में ये इस सदिश का शीर्ष है और ये पूंछ है, और यहाँ इस सदिश का ये शीर्ष है और ये क्या है, पूंछ है। आपको क्या करना है, त्रिभुज का नियम लगाना है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा कि जो आपके पास में इस सदिश की जो पूंछ है उसे उस दूसरे वाले के शीर्ष के पास में लेकर के आना है। तो पास में कैसे लेकर के आओगे, अभी अपने नियम की बात की थी, वहाँ आपने बोला था कि समांतर आकाश में बिना आप लोग उसकी दिशा और परिमाण बदले कहीं भी विस्थापित कर सकते हो, उसके मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ आप लोगों को क्या कर देना है, इसकी पूंछ को इसके शीर्ष के पास में लेकर के आना है। तो यहाँ से आप लोग इसे क्या करोगे, समांतर विस्थापित करोगे। समांतर विस्थापित करते हुए आप लोग इसे कहाँ ले आओगे, समांतर विस्थापित करते हुए आप लोग इसे इस ओर ले आओगे, ठीक है। मतलब आपको ना तो यहाँ इसकी दिशा बदलनी है और ना ही इसका परिमाण बदलना है, बस आपको इसे क्या करना है, इसे समांतर विस्थापित कर देना है। ये इसका पूंछ आ जाता है और ये इसका शीर्ष आ जाता है, ठीक है। ये विधि भी है आपके त्रिभुज का जो नियम है, ये किस प्रकार से लागू करेंगे, इस विधि के अंदर आपको ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी कि आपको जो दो सदिश दे रखे हैं उनमें जो आपके पास में एक त्रिभुज का शीर्ष है, उसके पास में दूसरे वो एक सदिश जो है उसका जो शीर्ष है उसके पास में दूसरे सदिश की पूंछ जो आपको लेकर के आएंगे, इस प्रकार से ले। अब आपको क्या करना है कि जो परिणामी होगा वो परिणामी विपरीत दिशा में क्या करेगा, परिणामी विपरीत दिशा में इस प्रकार से इसके परिमाण को व्यक्त करेगा, ठीक है। यानी अगर आप लोग परिणामी की बात करोगे तो परिणामी सदिश जो है वो इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा। ये आर वेक्टर है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, परिणामी सदिश को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। यानी अगर अब इसे नाम दूं मैं तो ए, बी और सी, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। तो ए बी जो है उसकी दिशा तो इस ओर है, ठीक है। यहाँ से देखो इसकी दिशा इस ओर है और इन दोनों की दिशा इस ओर जा रही है, फिर घूम करके इस ओर आनी चाहिए, परंतु विपरीत दिशा में किसकी दिशा आ जाएगी, आर वेक्टर जो है उसकी दिशा आ जाएगी। जैसे ये दोनों तो इस दिशा में जा रहे हैं, अब यहाँ इस प्रकार से आने चाहिए, परंतु इस प्रकार से ना करके परिणामी जो है वो किस दिशा में आएगा, विपरीत दिशा में आएगा। तो ये आपके पास में क्या है, त्रिभुज का नियम है, ठीक है। तो त्रिभुज का नियम अपने को क्या बोलता है, त्रिभुज का नियम बोलता है कि यदि त्रिभुज की क्रमागत दो भुजाओं के द्वारा दो सदिशों को व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो विपरीत दिशा के अंदर जो सदिश त्रिभुज है उसके अंदर इन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेगी। यानी तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इन दोनों सदिशों के परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। ये आपके पास में क्या है, त्रिभुज का नियम है। इसके बाद देखो, इसके बाद में आपके आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो ग्राफीय विधि के बारे में एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, जो गणितीय विधि अपने आगे पढ़ेंगे उसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब अपने आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। देखो समांतर चतुर्भुज का नियम अपने को क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज का नियम अपने को कहता है कि यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, आसन भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए, आसन भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए, तो इन दोनों का जो बिंदु है, जो इन दोनों का मध्य बिंदु, या आप लोग ये बोल सकोगे कि जहाँ से ये भुजाएं शुरू होती है तो इनके कटान बिंदु से, तो इनके इन दोनों आसन भुजाओं का जो कटान बिंदु है तो इनके कटान बिंदु से होकर गुजरने वाला विकल्प,